नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक ऐतिहासिक दिन भारतीय राजनीति में भी और संसद के इतिहास में भी। गृह मंत्री अमित शाह के नाम वैसे तो बहुत सारे अब ऐसे बिल और ऐसे कारनामे जुड़ चुके हैं, चाहे 370 हटाने का हो, 35A को दफा करने का हो, एनआईए बिल में संशोधन का हो, या दिल्ली से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिल लाए जाने का हो। कई ऐसे बिल उनके नाम जुड़े हुए हैं जो सफलतापूर्वक, और वक्फ बिल, वो उसमें भी उनकी बेहद अहम भूमिका थी। एक सदन में वक्फ बिल पारित हो गया था, दूसरे सदन में पारित होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर निकल गए थे, थाईलैंड और श्रीलंका की। उनकी गैर मौजूदगी में भी रात को 2-2:30 बजे तक अगर बैठ करके संसद ने वो बिल पारित किया, और दोनों दिन, तो ये जिजीविषा थी, इच्छा शक्ति थी, एक अनुशासन था, प्रतिबद्धता थी अमित शाह की। और इस बार वो क्या लेकर के आए हैं? इस बार 4 ऐसे बिल पेश किए गए हैं जिनमें से 3 तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट के सदस्यों को उसमें लाने के लिए, जो पूर्ण राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों को, और जो केंद्र के अधीन राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए भी। तो तीनों के लिए वो 3 बिल लेकर के आए हैं। और उसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, यदि कोई मुख्यमंत्री या उनके तहत आने वाले मंत्री गिरफ्तार किए जाते हैं किसी केस में, और धाराएं ऐसी लगी हैं कि उसमें 5 साल या 5 साल से अधिक सजाएं हो सकती हैं, तो उनको 30 दिन के भीतर पद से हटना पड़ेगा या उनको हटा दिया जाएगा, यानी वो बर्खास्त समझे जाएंगे। अब विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। ये पहली बार है जब अमित शाह पर कागज के गोले फेंके गए हैं और मार्शल को आकर के उनको अपने घेरे में लेना पड़ा है। 2-3 मंत्रियों को उनके पास पहुंच करके विपक्ष के इस हमलावर रुख का के लिए उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा है। और ये सब तब है जब अमित शाह कह चुके थे कि इसे अभी हम पारित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रख रहे हैं और जेपीसी को भेज रहे हैं। जेपीसी में दोनों सदनों के सदस्य इस पर विचार करेंगे, आपत्तियां सुनेंगे, सुझाव देंगे, और उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर फिर से सदन में पेश किया जाएगा और पारित किया जाएगा। अगर कोई अपराध कर रहा है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बचाने की चेष्टा क्यों कर रहा है विपक्ष? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। तो धीरेन्द्र जी को जोड़ करके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, विपक्ष को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक दृश्य मुझे याद आ रहा है, मनमोहन सिंह सरकार लालू यादव को बचाने के लिए एक अध्यादेश लेकर के आई थी, और उस समय मनमोहन सिंह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे। राहुल गांधी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसे अध्यादेश को, ऐसे कानून को उठा करके कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अब तो बहुत आदर्शवादी चरित्र के अपने आप को शो कर रहे थे। आज क्या है कि केसी वेणुगोपाल से लेकर के और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का संदेश देश को दे रहे हैं? दरअसल जब संविधान देश को सौंपा जा रहा था तो उस वक्त इसी तरह की एक भाषा में कहा गया था राजेंद्र प्रसाद जी ने और B.R. अम्बेडकर साहब ने कि एक कोई भी संविधान, अगर आप जो संविधान सबसे दुनिया का बेहतर ना भी हो, लेकिन अगर लोग बेहतर होंगे तो वो चल जाएगा। और अगर दुनिया का सबसे बेहतर संविधान दोगे
और लोग बेहतर नहीं होंगे तो वो संविधान फिर बाद में चल नहीं पाएगा, वो वैसा ही कर दिया जाएगा जैसे लोग हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि इस बिल के लिए आज जिस तरह से सारी पार्टियां खड़ी हो गई हैं, विपक्ष की और तमाम चीजें, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस देश में कभी ये सोचा नहीं गया था। जब नीति निर्धारक और इस देश के संविधान जो निर्माता थे, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची, हर एक चीज पर सोची, लेकिन ये शायद कभी सोचा ही नहीं गया होगा कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो चुका, वो जेल में है, हिरासत में है और लंबी हिरासत है, इसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं देगा, ये बात किसी के जहन में कभी आ नहीं सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति में काफी कुछ बदलाव लाए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आप किस तरह से एक हवाबाजी, जिन्हें बिना किसी वैचारिक बेस के, बिना किसी उसके, कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के उस उभार के दौर में आप इस देश की सीधे राज्य की, जो देश की राजधानी वो एनसीआर क्षेत्र जब बनता है, तो आप उसमें राज्य की राजधानी पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं मुख्यमंत्री बनकर। आपने राजनीति में भ्रष्टाचार कितना हटाया ये तो मालूम नहीं, लेकिन 200 से ज्यादा अलग अलग लगभग इतने मुकदमे होंगे, जो 100-200 मुकदमे जो इनकी पार्टी पर अलग अलग लोगों पर नीचे से लेके ऊपर तक होंगे, वो भी कोई बात नहीं थी। पहले सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुआ, वो मुख्यमंत्री रहने की कोशिश की 1 महीने तक, लगभग शायद जहां तक मुझे याद है 1 महीने तक मंत्री रहे। उसके बाद ये आपका मनीष सिसोदिया मंत्री जेल गए, वो भी कुछ दिन कोशिश करते रहे और फिर आखिर में मुख्यमंत्री खुद आबकारी में ईडी की गिरफ्त में आ गए। वो देश ने देखा कि कानून की मजबूरी देखी, क्योंकि कानून में कुछ था नहीं, वो मजबूरी दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट उन मौजूदा कानून के आधार पर वो कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जेल में है, वो कह रहा है कि मैं जेल में मीटिंग करूंगा, मैं कैबिनेट जेल में करूंगा, मैं सब चीजें ये पूरी दुनिया में इस लोकतंत्र का मजाक बना। अब उसके बाद ही इस बिल की परिकल्पना हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये कि राहुल गांधी जब सितंबर 2013 में उस बिल को फाड़ रहे थे, तो उस वक्त वो कोई बहुत आदर्शवादी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे थे, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक युवराज है जो राजनीति की सफाई के लिए अपने ही प्रधानमंत्री से भिड़ जाता है। और वो जो प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट के साथ उन्होंने ये बिल वो किया था, जिसने ये बिल बढ़ाया था, उन प्रधानमंत्री मोदी की, वो माफ कीजिएगा, उस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, ये भी दिखा रहे थे कि वो कितने इम्यून है किसी भी उनकी, अगर कोई प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दे, कोई प्रधानमंत्री के लाए हुए बिल को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर, अगर डिस्कशन होता पार्टी में आगे पीछे लोग होते हैं, बातचीत होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस तरह से ये सार्वजनिक तौर पर अगर उनको किया गया, अपमानित एक तरह से करना, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बने रहे। हालांकि ये उनके लोगों ने भी फिर, वो याद होगा आपको, बहुत सारी स्टोरी चलाई कि वो साहब बहुत दुखी हुए, इस्तीफा देना चाहते थे, ये नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने कहीं देने की बात भी कहीं नहीं की, तो वो दिखी नहीं, तो इसीलिए वो बातचीत। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बड़ा मसला था जिसको हम इस समय देखें, इस बिल की जरूरत थी। आखिर रोक कौन रहा है, रोक कौन रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे सारा विपक्ष, लगभग असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया और उसके बाद पूरा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा हो गया। डेरेक ओब्रायन और तमाम लोगों ने आगे कहा कि ईडी के सहारे ये अस्थिर सरकार, 240 लोगों की सरकार बदलाव लाना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है, मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहती है, और बहुत सारे लोगों ने बताया कि किस तरह से इसके ईडी के सहारे सरकारें बदली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम जमात जो ये, जिसको हमेशा ये डर है कि वो 5 साल से ज्यादा के केसेस में हमेशा फंसी रहेगी या वो रहेगी, तो वो, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं हो सकता, किसी भी लोकतंत्र में। क्योंकि खैर आपके अगले सवाल के जवाब में मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, अगर आप बीच में। पहले जरा एक सीन देख लेते हैं। अमित शाह बोल रहे हैं, उनके ऊपर कागज के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, गोले गोले फेंके जा रहे हैं। अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं
ये तो अमित शाह वो बता रहे हैं धीरेन्द्र जी, जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे प्रधान नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार में, और उन पर आरोप लगाए गए थे एक मुठभेड़ को लेकर के कि साहब उसमें उनकी भूमिका है, और सीबीआई के जरिए उनको गिरफ्तार कराया गया था। ये मनमोहन सिंह सरकार में ही हुआ था, और संभवतः चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे जब यह कांड हुआ था। ये अलग बात है कि बाद में वो बरी हुए और निर्दोष साबित हुए, लेकिन अमित शाह बता रहे हैं कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया उससे पहले ही मैंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और मैं तब तक लाभ के पद पर नहीं आया, मंत्री नहीं बना, जब तक कि उससे बरी नहीं हो गया। तो ये नैतिकता अगर मैं दिखा सकता हूं तो बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को क्या परेशानी है। मुझे एक और प्रकरण याद आ रहा है, जब हवाला मामला खुला था, लाया गया था सामने पीवी नरसिम्हा राव के समय, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी सांसदी छोड़ दी थी, संसद सदस्यता छोड़ दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पद छोड़े थे। एक तरफ तो इनकी नजीर है, इनकी सुचिता है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर के विपक्षी दलों एक और मंत्री कोई तमिलनाडु के थे संभवतः, जिन्होंने अभी जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया था, मंत्री पद नहीं छोड़ा था। तो ये कौन सी ऐसी नजीर पेश कर रहे हैं। और जब एक कड़ा कानून लाया जा रहा है जो प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, सारे मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा, ऐसा नहीं है कि केवल विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा, तो ये इतने भयांक्रांत क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में एक उदाहरण दिया जाता है। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को देखते हैं, ट्रेन का दुर्घटना हुई और उसके बावजूद उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मनमोहन सिंह को भी आप कह सकते हैं, जब वो वित्त मंत्री थे 1991 में, उनको जब हर्षद मेहता का केस चला, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके लिए इस्तीफे की पेशकश की, वो नहीं लिया गया। उमा भारती हुबली केस में समन हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि अभी अगर हेमंत सोरेन को देखें तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो आके वापस बन गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो लाइन खींच दी है वो इस देश के कानून के निर्माताओं को डरा रही है। जो स्टालिन ने किया, जिस पर कोर्ट से आखिरकार कहलाना पड़ा, उनके मंत्री को इस्तीफा दिलाने के लिए कहलाना पड़ा। आप ये सोचिए, तो ये जो डर है, ये डर ये भी है। और देखिए, दो चीजें हैं। उस समय भी जब इस पर ये लिली थॉमस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर चल रहा था, क्योंकि जब ये हुआ कि कन्विक्शन हो जाएगा या किसी को नामजद एफआईआर में नाम आ जाएगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। उस वक्त बड़ी डिटेल चर्चा हुई और फिर आखिर में ये हुआ कि कन्विक्शन के बाद दिया जाएगा। तो कन्विक्शन लंबा समय तक हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि साहब आखिरी कन्विक्शन पर होना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने कहा उस वक्त, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो लोअर कोर्ट से पहला कन्विक्शन अगर हो जाता है 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा पर, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जेल में जाने के वक्त ये इस पर डिस्कस नहीं हुआ, तो लिहाजा उन्होंने, यानी जहां भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा हुआ, वहां ग्रे एरिया में सब लोग डिस्क्रिशनरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का जो सबसे पहला जो संविधानिक संशोधन हुआ था, जो महज 14 महीने बाद ही हो गया था, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी को भी कर्टेल किया गया था, तो उसका विरोध कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, और ये प्रधानमंत्री नेहरू को एक तरह से सीधे तौर पर उन्होंने, और इसको प्रोफेटिक कहना चाहिए कि देखिए ये किस तरह से एक प्रोफेसी थी। उन्होंने कहा था कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम आपकी जगह होंगे, आप हमारी जगह होंगे। तो ये आ गया, उनके समय नहीं आया तो बाद में आ गया। दरअसल ये समझने की जरूरत है कि क्या इससे बीजेपी अपना एजेंडा पूरा कर सकती है, क्योंकि इसमें तो प्रधानमंत्री को भी रखा गया है, इसमें तो सबको रखा गया है, और बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी, ये कौन मान रहा है। इसका मतलब विपक्ष ये मान के चल रहा है कि बीजेपी को कभी सत्ता से हटाया ही नहीं जा सकता, वो खुद से ही हारे हुए बैठा हुआ। ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो वो भी आएंगे ना।
तो ये तो सत्ता में रोटी उल्टी और पलटी जाती है, तो उसमें आएगी। ये जो एक लड़ाई है, मुझे लगता है कि ये डर, अविश्वास, इन तमाम चीजों का मिश्रण है, क्योंकि एक तो उन लोगों ने ये मान लिया कि बीजेपी अब कभी सत्ता से हटेगी नहीं, लिहाजा हुआ है। और डेरेक ओब्रायन या वो लोग तो टीएमसी वाले कह रहे थे, क्योंकि उनको कल को जवाब भी देना है, कल को समय सीमा खत्म हो रही है चुनाव आयोग की, तो ऐसे में उनका कहना यह था कि ईडी के सहारे बदला जा रहा है, सब चीजें की जा रही है। ममता बनर्जी एनआरसी से इतना डरी हुई है कि उनको लगता है कि ये जो एम्स का जो वहां मानसिक जनसंख्या के उस पर जो सर्वे चल रहा था उसको रुकवा दिया, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर लगा दिए उसको रोकने पर। पूरे देश में अगर आप देखेंगे, तेजस्वी की पूरी वो क्या है, तेजस्वी इस वक्त कितने मामलों में लैंड फॉर स्कैम में है, लैंड फॉर जॉब के मसले में है, और कई सारे, तो जो या तो उन पर है या तो वो उस पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। ऐसे में जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं अगर कोई लोग, तो उनको ये लगता है कि उनका पद चला जाएगा, क्योंकि इसमें बीजेपी भी शामिल है, अगर वो रहेगी तो उसको भी जाना पड़ेगा, वो भी पक्ष में होंगे, पक्ष में होंगे, कोई तो कहीं तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज होता होगा, तो जब होता है वो जाएंगे। लेकिन ये जो डर ये है कि विपक्ष को ये लग रहा है कि मौजूदा समय में ईडी, क्योंकि एक बड़ी बात ये उस समय भी डिस्कशन में और ये अभी भी होगी, क्योंकि ये देखिए ये कंसल्टिंग कमेटी में जो है, अगर उसमें जाएगा सेलेक्ट कमेटी में, जहां बहस होंगी, बहुत सारी बहसें होंगी, और उसके बाद अगर ये पास होता है तो ये उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर चैलेंज किया जाएगा, और बहुत बार चैलेंज किया गया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। इस बात के सवाल खड़े होंगे कि क्या आप एक किसी निरपराध को अगर फंसा देते हैं और बाद में फिर उसके बाद वो दोषी नहीं ठहरता, निर्दोष होता है, तब क्या होगा, उसके समय को कैसे, ये सारी चीजों पर बहस होगी। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी बात, इसमें अगर ये सवाल उठेंगे भी धीरेन्द्र जी, तो फांसी थोड़ा दी जा रही है, मारा थोड़ा जा रहा है उसको, भाई खाली उसको पद से ही तो बर्खास्त किया जा रहा है, पद से ही तो हटाया जा रहा है। तो पद पे आप फिर आ जाइए, अगर आप पाक साफ हैं तो। जैसे लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, मदन लाल खुराना तो बेचारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर ही नहीं बन पाए। हेमंत सोरेन कम से कम चीफ मिनिस्टर तो बन गए आकर के फिर। कि इसीलिए बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सवाल उठेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको चैलेंज करने जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त राजनीति में कुछ ना कुछ सुचिता आपको लानी पड़ेगी, लोगों के अंदर ये यकीन दिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको, क्या इनको ये लगता है कि इस समय तमाम आरोप जो हैं वो लालू यादव के कुनबे, ममता बनर्जी के कुनबे, अभिषेक बनर्जी, उनकी साली साहिबा, उनके आसपास के उनके 2-3 मंत्री ऑलरेडी जो है वो जेल की हवा खा चुके। उधर महाराष्ट्र में भी देखें, नवाब मलिक से लेकर के अनिल देशमुख, कई दूसरे लोग, संजय राउत, और खुद राहुल गांधी और उनकी मम्मी, उनके खिलाफ ईडी जो है हेरल्ड केस में चार्जशीट पेश कर चुकी। राहुल गांधी के जीजा जी के खिलाफ शिकोहपुर लैंड स्कैम में चार्जशीट पेश की जा चुकी। इन लोगों को लगता है कि ये गाज इन्हीं के ऊपर गिरेगी, किसी और के ऊपर नहीं गिरेगी, और यही फंसने जा रहे हैं, इसलिए इतना हंगामा हो रहा है। देखिए सबसे ज्यादा बचाव तो इस समय राहुल गांधी का ही करना होगा, क्योंकि वही उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा बचाव तो आपको तेजस्वी का करना होगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। सबसे ज्यादा बचाव तो आपको दूसरे तमाम नेताओं के करने होंगे जो उन पार्टी को लीड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बचाव आपको अरविंद केजरीवाल का करना होगा, जिनको जवाब देना है। तो दरअसल ये सब चीजें हैं, लेकिन विपक्ष को ये जवाब देने की तो जरूरत पड़ेगी कि भाई कल को कांग्रेस, मान लो आप सत्ता में आ गए और बीजेपी के खिलाफ आप ये सब कर सकते हो। आपको ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं मान रहा हूं। मेरा मानना है कि ठीक है, जब आप इस पर बहस होगी, कुछ और रास्ता निकलेगा, कुछ और सिलेक्ट कमेटी में तमाम पार्टियां अपने अपने राय देंगी। आप सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए लाए गए बिल पर भी आप डर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारा जो डर है वो क्रिएट हो गया है। आप ये मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उनके बाद अमित शाह, या फिर योगी आदित्यनाथ, या कोई भी,
जो बीजेपी के फिर प्रधानमंत्री है, वो इसने सस्टेन करेंगे कि उनको कभी भी पकड़वा देंगे, जबकि ये बिल वाइस वर्सा है, जो भी सत्ता में रहेगा, जो भी जहां रहेगा, उसको पकड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ हो सकता है। और चलते चलते जरा इस पर भी चर्चा कर लें थोड़ी सी धीरेन जी। ये ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला एक बिल भी पेश किया गया है अमित शाह के द्वारा। मुझे लगता है ये बहुत देर हो गई थी, इसको बहुत जरूरी आना था, क्योंकि इस पूरे देश में आप देख रहे हैं बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। मैं जिसको देखता हूं वो टीम बनाने में लगा हुआ, कोई कुछ, मुझे नहीं पता अभी उसमें कौन कौन से वो आएंगे, मैंने उस बिल को देखा है, लेकिन अभी उसमें देखना पड़ेगा कि आप सोचिए कितने बड़े लोग हो गए उसमें, अचानक किस किस तरह के, आप पूरा देश एक जुए खेलने में लग गया, ऐसा लगता है कि एक मॉडर्न जुआ दे दिया गया, उसमें खेले जा रहे हैं, उसमें पूरे लोग, बच्चे अपनी बचत के पैसे उसमें लगा रहे हैं, बच्चों ने अपने पिता के अकाउंट से निकाल के, और फिर बाद में वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे सैकड़ों केस आ रहे हैं, मतलब जिनमें से इस तरह की घटनाएं हुई कि उन्होंने अपने पिता के अकाउंट ले लिए, माता जी के अकाउंट ले लिए, फोन। दरअसल ये आपको एक सोसाइटी को, आप वैसे जुआ बंद करते थे, आपको याद होगा बचपन में कंचे, गिट्टी, इस तरह की चीजों को गलत कहा जाता था, लेकिन ये तो आंख के सामने सब लोग लग गए थे, ऐसा लगता था कि पूरा देश है। तो मुझे लगता है कि ये देर से लाया गया, लेकिन ये बहुत अच्छा बिल है, इसकी जरूरत है। जिस तरह से बीच बीच में अश्लीलता या ऑब्सनिटी को लेकर है, वो भी बिल की जरूरत है। आपके इस समय देश के अंदर, चूंकि आप बेसिक चीजों पर एक मत नहीं हो रहे, आप तो अभी इस बात पर तैयार नहीं हो रहे कि कोई मुख्यमंत्री जेल में है, भाई उसको इस्तीफा देना होगा, तो आप इस तरह की चीजों पर कैसे होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा बिल है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी बिल था, जिसको देर से लाई है सरकार, इसको लाने की जरूरत थी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ने पूरा का पूरा एक बच्चों का फ्यूचर, बहुत सारे लोगों को ये हैबिट, और उनको एक, जो अगर मैं ये कहूं कि उनका इकोनॉमिकली बहुत ही खतरनाक, ये फोटो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि सितंबर 2013 से वक्त का पहिया घूम के कहां पहुंच गया है देखा जा सकता है। लोकसभा में जो भी आज हंगामा हुआ, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि किस किस को बचाने की कोशिश हो रही है और किस किस का आपस में दुख साझा हो रहा है, और खतरे को भांप करके किस किस तरह के गठबंधन, गठजोड़ किए जाते रहे हैं बीच में, और किस कदर विपक्ष इस समय घबराया हुआ है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।